जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आज जो हम हिंदी वर्णमाला के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये प्रश्न जो हैं, जितने भी प्रश्न हैं हमारे, ये सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। तो हमको चार विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प हमारा ई, दूसरा है आई, तीसरा है री और चौथा है औ। तो इन चारों में से कौन सा वर्ण ऐसा है जो स्त्रीलिंग नहीं है। तो हमारे स्त्रीलिंग वर्ण कौन कौन से होते हैं? देखो, स्त्रीलिंग वर्ण होते हैं हमारे ई होता है स्त्रीलिंग वर्ण। स्त्रीलिंग वर्ण जो होते हैं हमारे ई आता है और आई। ई और आई क्या होते हैं? हमारे स्त्रीलिंग वर्ण होते हैं। और इसी के अंतर्गत स्त्रीलिंग वर्ण के अंतर्गत हम लेते हैं री को। तो ये तीन क्या होते हैं हमारे? ई, आई और री, ये स्त्रीलिंग वर्ण होते हैं। तो हमसे पूछा क्या गया है, कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा औ। औ क्या होगा? स्त्रीलिंग वर्ण नहीं होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन उच्चारण की दृष्टि से तालु से उच्चारित होता है। हमको चार विकल्प दे रखे हैं, इनमें से हमको छांटना है कि कौन सा व्यंजन जो है हमारा तालु की सहायता से उच्चारित होता है। तालु की सहायता से उच्चारित होता है। तो देखो, हमारे पास चार विकल्प हैं तालु की सहायता से। पहला विकल्प था हमारा क, दूसरा विकल्प है ढ, तीसरा है छ और चौथा है मैं। तो हमारा देखो, तालु वाले की ट्रिक होती है, तालु वाले बड़ों की ट्रिक। तो इनकी ट्रिक है हमारी ई चुऐसा, ई चुऐसा, ई चुऐसा, ई चुऐसा, नाम तालव्य। तो इसकी ट्रिक होती है, तालु वाले जो वर्ण तालु से उच्चारित किए जाते हैं, इसकी ट्रिक है ये, ई चुऐसा, नाम तालव्य। तो ई से कौन कौन से आते हैं? ई आता है यहाँ और आई आता है। छ वर्ग आता है, छ वर्ग। छ वर्ग के क्या आते हैं? पाँचों वर्ण आ जाते हैं छ वर्ग के। तो छ वर्ग के पांच वर्ण कौन कौन से होते हैं? छ होता है, छ होता है, ज होता है, झ होता है और अणय होता है। यहाँ होता है हमारा इन पाँचों को कहाँ लेते हैं हम? तालु वाले वर्ण में लेते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर सी। विकल्प सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है? तालु की सहायता से उच्चारित किया जाता है। ये प्रश्न जो हमारा, देखो, जो प्रश्न पूछा गया है, पिछला प्रश्न हमारा दूसरा वाला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु की सहायता से होता है। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु की सहायता से होता है। तो विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प था हमारा क, दूसरा था ढ, तीसरा था छ और चौथा विकल्प हमारा मैं। तो हमारा छ वाला आंसर सही है। ये क्या है हमारा? तालु की सहायता से उच्चारित किया जाता है। देखो, ये हमारा जो दूसरा प्रश्न है, ये यूपी पीसीएस प्री में आया हुआ है 2019 के। तो हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं हमने अपने इस वीडियो में, ये सभी प्रश्न जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। देखो, तीसरा प्रश्न हमारा लुंठित ध्वनि, कौन सी लुंठित ध्वनि है। तो लुंठित ध्वनि की बात कर रहा है। तो रे क्या होता है? रे हमारा जो होता है लुंठित ध्वनि होता है। रे जो होता है हमारा लुंठित ध्वनि होता है, लुंठित। इसी को पार्श्विक व्यंजन भी बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन। तो रे को क्या क्या बोलते हैं हम? रे को लुंठित व्यंजन भी बोलते हैं और पार्श्विक व्यंजन भी। और इसी का दूसरा नाम है वर्त्स्य व्यंजन, वर्त्स्य व्यंजन। तो इसके अन्य नाम है। तो रे को क्या बोलते हैं हम? इसका आंसर हो जाएगा रे वाला लुंठित व्यंजन। तो लुंठित व्यंजन कौन सा होता है हमारा? रे होता है। तो लुंठित ध्वनि हो जाएगी रे। ये प्रश्न भी देखो, हमारा यूपी पीसीएल परीक्षा 2018 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसमें दे रखा है औष्ठ्य, स्पर्श व्यंजन, अल्प प्राण और अघोष वर्ण। हमको छांटना है औष्ठ्य व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अल्प प्राण और अघोष वर्ण। विकल्प दे रखे हैं, चार विकल्प दे रखे हैं हमको। पे दे रखा है, पे दे रखा है, दे रखा है, ध दे रखा है और फ दे रखा है। तो हमको कौन कौन से छांटने थे? औष्ठ्य, कौन कौन से छांटना है? औष्ठ्य भी होना चाहिए, औष्ठ्य होना चाहिए, स्पर्श व्यंजन होना चाहिए, स्पर्श व्यंजन, और अल्प प्राण होना चाहिए, अल्प प्राण, अल्प प्राण। और इसके बाद अल्प प्राण के बाद क्या होना चाहिए? औष्ठ्य, स्पर्श व्यंजन, अल्प प्राण,
औष्ठ्य, स्पर्श व्यंजन, अल्पप्राण और अघोष। अघोष वर्ड भी होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए, ऐसा विकल्प छांटना है हमको जो औष्ठ्य भी हो, अल्पप्राण भी हो, अघोष भी हो और स्पर्श व्यंजन भी हो। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं हमारे, स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। कहाँ से कहाँ तक, कैसे लेकर मैं तक, कैसे लेकर मैं तक क्या होते हैं 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम, वर्गीय व्यंजन। इन 25 को क्या बोलते हैं हम, वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं, अल्पप्राण होता है वर्ग का कौन कौन सा वर्ड, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड। अल्पप्राण कौन कौन सा होता है, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड। तो आपको याद रखना है अल्पप्राण में कौन कौन से वर्ग आ जाते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड। अघोष क्या होता है, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड, पहला और दूसरा वर्ड। प्रत्येक वर्ग का क्या होता है, पहला और दूसरा वर्ड, वो क्या कहलाता है, अघोष कहलाता है। औष्ठ्य व्यंजन की ट्रिक बताई गई है। औष्ठ्य व्यंजन की ट्रिक क्या होती है, उपूध्य मानिए नाम औष्ठ्य, उपूध्य मानिए नाम औष्ठ्य। तो इसमें कौन कौन सा आ जाता है, ऊ आ जाता है और औ आ जाता है, ऊ और औ आ जाता है। बाकी पै वर्ग आता है, पै वर्ग के क्या आ जाते हैं, पांचों वर्ड आ जाते हैं। पांचों वर्ड कौन कौन से होते हैं पै वर्ग में, पै आएगा, फै आएगा, बा आएगा, भै आएगा और मैं आएगा। ये क्या होते हैं हमारे पै वर्ग में होते हैं। ये क्या होते हैं, सबके सब औष्ठ्य भी होते हैं, स्पर्श व्यंजन भी होते हैं। और अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा। तो इसमें अल्पप्राण कौन कौन सा हो जाएगा, पै हो जाएगा पहला, तीसरा वाला बै हो जाएगा और पांचवा मैं हो जाएगा। तो ये तीनों क्या हमारे अल्पप्राण है। और क्या देखना हमको, अघोष कौन कौन सा है, पहला और दूसरा वर्ड, पहला और दूसरा वर्ड। तो अघोष में कौन कौन से आते हैं, पहला और दूसरा वर्ड। विकल्प हमारे पास पै, दै, धै और फै। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो औष्ठ्य में भी आया हो, स्पर्श में भी आया हो, अल्पप्राण में भी आया हो और अघोष में भी आया हो, तो वो छांटना है। तो देखो पै जो हमारा औष्ठ्य व्यंजन भी है, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत भी आएगा और अल्पप्राण पहला वर्ड। तो पहला वर्ड है तो अल्पप्राण भी है और पहला वर्ड है तो अघोष भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पै वाला आंसर हो जाएगा। पै क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये औष्ठ्य भी है, स्पर्श व्यंजन भी है, अल्पप्राण भी है और अघोष भी है। बाकी हमारा आंसर गलत होंगे, पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये प्रश्न जो है देखो UPPCL परीक्षा 2018 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। तो हमको क्या करना है, सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य का चुनाव करना है। मतलब कौन सा वाक्य, इनमें से 4 विकल्प दे रखे हैं, इन चारों में से देखना हमको कि कौन सा वाक्य विराम की दृष्टि से क्या है, सही है, विराम की दृष्टि से सही है। तो सही देखना हमको। देखो पहला विकल्प हमारा, क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं। शब्द क्या है हमारा, क्या क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द है। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए था, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प हमारा, सुनो सुनो वह गा रही है। सुनो सुनो शब्द क्या है हमारे, विस्मयादिबोधक शब्द है, विस्मयादिबोधक शब्द है। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, विस्मयादिबोधक चिन्ह होना चाहिए था। अल्पविराम की जगह विस्मयादिबोधक चिन्ह होना चाहिए था, इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तीसरा विकल्प हमारा, राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं। राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं, व्यक्तियों के नाम है, और यहाँ क्या लगा हुआ है, विस्मयादिबोधक चिन्ह, जो कि गलत हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्या है, राम नरेश, किसी व्यक्ति का नाम है राम नरेश, गोबर गणेश है। तो यहाँ जो योजक चिन्ह है ये जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये क्या है हमारा, ये वाला विकल्प जो हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। बाकी तीनों गलत हैं, पहले, दूसरा, तीसरा, और चौथा विकल्प क्या हमारा, राम नरेश गोबर गणेश है। तो ये वाला विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह
प्रयुक्त किया जाता है। तो कोई भी कथन है किसी व्यक्ति के द्वारा बोला गया है तो उस कथन के लिए बोला जा रहा है कि कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी कथन बोलता है तो उसमें क्या करते हैं हम, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उद्धरण चिन्ह का। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर ए, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका छठे का। ये प्रश्न जो हमारा देखो लोअर पीसीएस की परीक्षा में आया हुआ है और बीडीओ की परीक्षा में आया हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7, उच्चारण की दृष्टि से बै को पूछ रहा है वो कि उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ड है, कौन सी ध्वनि है उच्चारण की दृष्टि से। तो देखो बै की ट्रिक होती है बै को याद करने की, बकारस से दंतोष्ठ, बकारस से दंतोष्ठ। तो बै को कैसे याद करते हैं हम, इसकी ट्रिक होती है बकारस से दंतोष्ठ, बकारस से दंतोष्ठ। देखो इसकी ट्रिक होती है इसको याद करने की, बै को याद करने की ट्रिक होती है बकारस से दंतोष्ठ व्यंजन, दंतोष्ठ, बकारस से दंतोष्ठ। तो बै क्या होता है हमारा, दंतोष्ठ व्यंजन होता है, एकमात्र वर्ड आता है दंतोष्ठ के अंदर बै। तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दंतोष्ठ वर्ड कौन सा होता है, बै होता है, एकमात्र वर्ड होता है बै जो दंतोष्ठ होता है। इसके बाद चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर अपने। अगला प्रश्न है हमारा, हंसपद विराम चिन्ह कौन सा है। हंसपद को दूसरा नाम है इसी का, हंसपद का त्रुटिपद, इसको हम दूसरे नाम त्रुटिपद से भी जानते हैं। त्रुटिपद, अगर कोई भी वाक्य लिख रहे हैं हम या कोई भी कथन लिख रहे हैं, अगर वो गलत हो जाता है तो हम त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए क्या करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नवा प्रश्न हमारा आय के उच्चारण में किस किस उच्चारण स्थान का सहायता ली जाती है। ये प्रश्न पूछना चाह रहा है कि आय के उच्चारण में किस किस उच्चारण स्थान की सहायता ली जाती है। हमारा देखो विकल्प है दंत और ओष्ठ। दंत दे रखा है पहले विकल्प में, पहले में दंत आना चाहिए और दूसरे खाली जगह पर ओष्ठ आना चाहिए, पहले पर दंत और दूसरे पर ओष्ठ। तीसरा विकल्प है हमारा, तीसरा कंठ और तालु। इसके बाद तीसरा विकल्प है छंद और तालु और चौथा विकल्प है इचायासाय और तालु। तो देखो हमारा अय है, अय क्या होता है, अय वाला, ए और अय, इसकी ट्रिक होती है ए दो तो कंठ तालब्य, कंठ तालब्य। ए दो तो क्या होते हैं, कंठ तालब्य। तो पहले वाले में क्या आना चाहिए, यहाँ पर कंठ आना चाहिए और दूसरे वाले में क्या आना चाहिए, तालु आना चाहिए। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा हमारा, देखो पहले में क्या दंत और ओष्ठ है, दूसरे में क्या दूसरा विकल्प कंठ और तालु। तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। इसमें क्या हो जाएगा, कंठ और तालु। जो हमारा ए होता है, ए और अय, इसको याद करने की ट्रिक होती है ए दो तो, यानी इन दोनों को क्या बोलते हैं हम, कंठ तालब्य बोलते हैं, कंठ तालब्य। तो तालब्य का एक दूसरा नाम क्या लिया गया है, तालु। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा 10वां, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह दे रखा हमको ये वाला, इसका नाम बताना है, नाम क्या है। कोष्टक में जो विराम चिन्ह दे रखा है इसका नाम क्या है। तो सीधे सीधे जवाब है इसका, ये क्या हमारा अर्धविराम है। तो ये कौन सा चिन्ह होता है हमारा, अर्धविराम होता है, जिसमें एक बिंदी होती है और नीचे क्या लगा होता है, कोमा लगा होता है। तो ये क्या हमारा अर्धविराम है, ये क्या हमारा अर्धविराम। ये प्रश्न भी देखो कई परीक्षा में पूछा गया, राजस्थान एसआई में आया है, यूपी एसआई में आया, यूपी पीसीएल में आया, आरओ में आया और बीडीओ में आया। तो इस वाला प्रश्न को आपको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये अर्धविराम। अर्धविराम क्या होता है, इस तरीके का होता है, ऊपर एक बिंदी लगी होती है और नीचे क्या होता है, कोमा लगा होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, अर्धविराम। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न 11वां, वर्णमाला का कौन सा अक्षर, देखो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। हमको 4 विकल्प दिए हैं और इसमें से देखना हमको कि कौन सा वर्ड पुल्लिंग नहीं है। तो हमको देखो विकल्प ए में दे रखा है ए और पे, विकल्प बी में दे रखा है च और टे, विकल्प
सी में दे रखा जय और ए, और विकल्प डी दे रखा हमको ई और आई। हमने प्रश्न नंबर फर्स्ट में करा था शायद कि ई और आई स्त्रीलिंग स्वर, स्त्रीलिंग वर्ण लिखे थे हमने। कौन कौन से होते हैं स्त्रीलिंग वर्ण? स्त्रीलिंग वर्ण होते हैं हमारे ई और आई, और री को भी इसी में ले लेते हैं। ई और आई के होते हैं हमारे स्त्रीलिंग वर्ण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी हो जाएगा जो पुल्लिंग नहीं है, क्योंकि ये क्या है? स्त्रीलिंग वर्ण है ई और आई। ये प्रश्न भी हमारा देखो यूपीएसआई परीक्षा में आया हुआ है 2017 की परीक्षा में आया हुआ है यूपीएसआई। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण क्या होता है? स्वतंत्र होता है, उसे कहते हैं। स्वतंत्र वर्ण कौन से होते हैं? स्वर के होते हैं, स्वतंत्र उच्चारित किए जाते हैं। और व्यंजन के होते हैं, व्यंजन को स्वरों की सहायता से उच्चारित किया जाता है, स्वरों की सहायता से। इनको क्या किया जाता है? स्वरों की सहायता से उच्चारित किया जाता है, स्वरों की सहायता से। और स्वर क्या होते हैं हमारे? स्वर ये जो होते हैं स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, स्वतंत्र उच्चारित होते हैं। स्वर क्या होते हैं हमारे? स्वतंत्र उच्चारित होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका, डी, कि जिन वर्णों का उच्चारण क्या होता है? स्वतंत्र होता है। वो कौन कौन से होते हैं? स्वर होते हैं। सभी स्वर का उच्चारण क्या होता है? स्वतंत्र होता है। ये प्रश्न भी हमारा देखो यूपीएसआई की 2017 की परीक्षा में आया हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, इनका वर्ण विच्छेद दे रखा है हमको, वर्ण विच्छेद। ये वर्ण विच्छेद दे रखा है, पहले दे रखा द पर हलंत लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया? आधा वर्ण हो गया। किसी भी वर्ण को, किसी भी व्यंजन को पूरा करने के लिए हम क्या लेते हैं? स्वर लेते हैं। तो द के बाद क्या दे रखा है? अगर मात्रा होती है तो मात्रा वाला स्वर ले लेते हैं, और कोई मात्रा नहीं होती तो ए ले लेते हैं। इसके बाद कै दे रखा है, कै पर क्या है? हलंत लगा हुआ है, और प्लस से पर भी हलंत है, और इसके बाद है ए। तो ये वर्ण दे रखा है वर्ण विच्छेद। इसका क्या करना है? हमको मेल करना है। इन सभी वर्णों का क्या करना है? मेल करना है। वर्णों के मेल से क्या बनता है? अक्षर बनता है। तो हमको इनको जोड़ कर क्या बनाना है? अक्षर बनाना है। तो देखो द और ए, इनको जोड़ेंगे तो हम ये क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। कै से और ए, ये मिलकर क्या बनाते हैं? छः बनाते हैं, छः। तो ये क्या हो जाएगा? दक्ष हो जाएगा, दक्ष। तो दक्ष क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा, दक्ष। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 14 क्या है हमारा? ढ वर्ण जो होता है उच्चारण के स्थान पे कौन सा वर्ण है? ढ। तो ये कौन से वर्ग में आता है? ये आता है हमारा ट वर्ग में। ट वर्ग में ये ट आता है, ठ आता है, ड आता है, ढ आता है, और यहाँ आता है अण। ये वाले 5 वर्ण आते हैं हमारे ट वर्ग में। ये ट वर्ग की ट्रिक होती है याद करने की, ऋतु रस। आपको पूछा क्या गया है? और वर्ग है कि ढ वर्ग का उच्चारण स्थान पूछा है, उच्चारण स्थान। और विकल्प है हमारे पास, पहला विकल्प है ट वर्ग और ट वर्ग। आपको देखना है कौन से वर्ग में है। तो ये क्या होता है? ट वर्ग में होता है। और कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पर। ट वर्ग में चौथे नंबर पर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ट जो होता है ये वाला ढ, ये वाला ढ, ये ढ कहाँ है हमारा? ट वर्ग के चौथे नंबर पर है, चौथे नंबर पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ट वर्ग का चौथा वर्ण, ट वर्ग का चौथा वर्ण। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा 15वां प्रश्न, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो प्रश्न है हमारा लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को। ये क्या होती है? वर्णमाला की परिभाषा होती है, वर्णमाला। तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को।
इसके बाद 16वां प्रश्न है, हिंदी भाषा में हीर्ष स्वर, हिंदी भाषा में हीर्ष स्वरों की संख्या कितनी है। देखो उच्चारण के स्थान पर दो प्रकार के स्वर होते हैं, हीर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, हीर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। तो दो प्रकार के स्वर होते हैं हमारे, हीर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, हीर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। तो हीर्ष स्वर कितने होते हैं हमारे, हीर्ष स्वर होते हैं 4, और दीर्घ स्वर कितने होते हैं हमारे, दीर्घ स्वर होते हैं 7। तो आपको याद रखना है दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7 होते हैं हिंदी वर्णमाला में, और हीर्ष स्वर कितने होते हैं, 4। ये 4 कौन कौन से होते हैं, देखो पहला होता है ए होता है, ई होता है, ऊ होता है और री। ये 4 क्या होते हैं हमारे, ये चारों क्या आते हैं, हीर्ष स्वर में आ जाते हैं ये चारों। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, देखो पहले में है हीर्ष स्वरों की संख्या, विकल्प ए हमारा 2, विकल्प बी है 7 और विकल्प सी है 11। अगले पेज पर चलते हैं, अगले पेज पर है विकल्प डी हमारा 4। तो हीर्ष स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। अभी हमने लिखे पीछे कौन कौन से होते हैं, हीर्ष स्वर, हीर्ष स्वर की संख्या कितनी है 4, और दीर्घ स्वर की कितनी है 7। ये 4 कौन कौन से स्वर होते हैं, ए आता है, ई आता है, ऊ आता है और री। ये 4 जो होते हैं हमारे हीर्ष स्वर होते हैं। तो प्रश्न नंबर 16 का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी। कितने होते हैं हीर्ष स्वर, 4 होते हैं। विकल्प नंबर डी आंसर हो जाएगा, हीर्ष स्वर कितने होते हैं हमारे, 4 हीर्ष स्वर होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। मतलब मात्रा किसकी लगती है, मात्रा हमेशा स्वरों की लगती है, और एक व्यंजन भी होता है रे, जिसकी क्या लगती है, मात्रा लगती है। तो वो वही बोल रहा है कि ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं, 2 मात्राएं, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेशन क्या होता है, स्वर में नहीं होता, स्वर में नहीं होता। तो ऐसे कौन कौन से होते हैं, अंग और हैं। अंग और हैं क्या है, स्वर नहीं है, ये ना तो स्वर होते हैं, ना तो स्वर, ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है, और ना तो व्यंजन है, ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, अपितु ये क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी होती है। इनको अयोगवा बोलते हैं, अयोगवा। अयोगवा नाम किसने दिया इनको, अंग और हैं को, अंग और हैं को अयोगवा नाम किशोरीदास वाजपेयी ने कहा था, अयोगवा। तो ये क्या है, ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। कौन सा विकल्प हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा कि ऐसी 2 मात्राएं कौन कौन सी हैं, अंग और हैं की, जिनका प्रयोग किया जाता है किंतु समावेश क्या होता है, ना तो स्वर में होता है और ना ही व्यंजन में। इनको क्या बोलते हैं हम, अयोगवा बोलते हैं। ये देखो यूपी जूनियर असिस्टेंट का पेपर होता है, कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट, उसमें आया हुआ है 2019 के पेपर में। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, उच्चारण की दृष्टि से संबल, संबल, संबल शब्द है ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। तो जो संबल शब्द है हमारा, संबल, इसमें ध्वनि का वर्गीकरण देखना है। संबल शब्द में इस तरीके से लिखा हुआ है, संबल शब्द, संबल। तो इसमें देखना है ध्वनि का वर्गीकरण। तो ये संयुक्त ध्वनि है, इसमें जो मैं और ब है, इसमें देखना हमको मैं और ब में, ये मैं और ब है, इसमें देखना है ये संयुक्त ध्वनि है, संप्रक्त ध्वनि है, युग्मक ध्वनि है या द्वैत व्यंजन है। तो संयुक्त ध्वनि कौन कौन सी होती हैं, 4 होती हैं संयुक्त व्यंजन हमारे, 6 होता है, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, ना ही द्वैत व्यंजन है और ना ही युग्मक। ये क्या है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा संप्रक्त ध्वनियाँ। ये क्या है हमारी, मैं और ब क्या हैं, संप्रक्त ध्वनियाँ हैं, संप्रक्त ध्वनियाँ। द्वैत व्यंजन होते हैं एक जैसे वर्ण, एक जैसे वर्ण, और संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे 4। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, इनको बोलते हैं हम द्वैत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। संप्रक्त ध्वनि होती हैं जिसमें 2 ध्वनियाँ क्या होती हैं, 2 भिन्न भिन्न ध्वनियों का योग होता है, उनको क्या बोलते हैं हम, संप्रक्त ध्वनि बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, किस स्वर के उच्चारण में, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। ऐसा कौन सा स्वर है जिसके उच्चारण में क्या हो, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे।
ऐसा कौन सा स्वर है जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे? तो कौन सा स्वर होता है? देखो हीर्ष स्वर होता है। मात्रा के आधार पर या उच्चारण के आधार पर 3 स्वर होते हैं। 3 हीर्ष स्वर, हीर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और विलुप्त स्वर। हीर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और विलुप्त स्वर, 3 स्वर होते हैं हमारे, हीर्स्व, दीर्घ और विलुप्त। हीर्स्व स्वर क्या होता है? इनमें सबसे कम समय, दीर्घ में हीर्स्व से अधिक और दीर्घ से अधिक किसमें? विलुप्त में। तो विलुप्त स्वर क्या होगा? सबसे अधिक समय लगेगा विलुप्त स्वर में। तो ये क्या होते हैं? ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में क्या होता है? दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, विलुप्त स्वर। इनमें क्या होता है? दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या हमारा? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों की संख्या देखनी है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो अभी हमने पीछे पढ़ा था स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। इनको हम दूसरा नाम क्या है? वर्गीय व्यंजन। इसका ही दूसरा नाम क्या है? वर्गीय व्यंजन। इसको क्या बोलते हैं हम? वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं हमारे? स्पर्श व्यंजन होते हैं, कुल स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 21वां प्रश्न है स्वर ए और आई। अभी हमने पीछे करा था ए और आई का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए और आई अभी पीछे करा था हमने, ए और आई। ए और आई क्या होते हैं? कंठ तालव्य। ए दो तो कंठ तालव्य। ये क्या है? कंठ तालव्य वर्ण है, कंठ तालव्य। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ये क्या होते हैं हमारे? ए दो तो कंठ तालव्य। ट्रिक होती है इसकी याद करने की कि ए दो तो कंठ तालव्य। तो ए और आई क्या में आ जाते हैं? कंठ तालव्य में आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में क्या है? हिंदी शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश में कै के बाद, हिंदी शब्दकोश में कै के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो देखो हिंदी वर्णमाला में देखना है कै के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। देखो कै वर्ग है, कै वर्ग, कै वर्ग, कै वर्ग में कौन कौन से व्यंजन होते हैं? कै होता है, ख होता है, ग होता है, घ होता है और अण होता है। ये क्रम होता है हिंदी वर्णमाला में। लेकिन हमारा आंसर जो होगा इसमें, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा? क्योंकि ये 6 वर्ड जो है 6 संयुक्त व्यंजन होता है। ये क्या होता है हमारा? संयुक्त व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन किस किस से मिलकर बना है ये व्यंजन हमारा? कै और से, कै और से। तो हिंदी शब्दकोश में इसको क्या लेते हैं? कै के बीच में और ख के बीच में, इन दोनों के बीच में लेते हैं कै और से को। तो ये कै के बाद क्या आना चाहिए? कै के बाद क्या आएगा शब्दकोश में? 6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा कि कै के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? कै के बाद 6 व्यंजन दिखाई देता है। यह वाला 6 छत्रे आ जाएगा कै के बाद। इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। भाषा की सार्थक, मतलब जिसका अर्थ हो। सार्थक का मतलब क्या होता है? जिसका अर्थ हो। सार्थक लघुत्तम इकाई, लघुत्तम इकाई कौन सी है? तो हमको देखना है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है। विकल्प है हमारा पहला विकल्प क्या है? मात्रा। अन्य विकल्प हमारे, अन्य विकल्प में है शब्द, अर्थ और वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, हमको ध्यान है भाषा की सबसे छोटी इकाई की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण या ध्वनि। सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है भाषा की? सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण या ध्वनि। वर्ण होती है या ध्वनि होती है। लेकिन ये क्या होती है? इनका कोई अर्थ नहीं होता। सार्थक अर्थ वाली पूछी है उसने, सार्थक अर्थ। देखो प्रश्न पढ़ना ध्यान से। सार्थक इकाई उसने क्या पूछी है? सार्थक इकाई पूछी है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है।
तो सार्थक इकाई कौन सी होती है हमको याद रखना है। सार्थक इकाई होती है भाषा की सबसे छोटी शब्द। तो भाषा की सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी होती है हमारी। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है शब्द। तो ये चीज़ याद रखनी है हमको। अगर केवल सार्थक शब्द ना लगा हो, सार्थक शब्द क्या हो ना लगा हो, तो क्या हो जाएगी हमारी बड़ी या ध्वनि हो जाएगी इकाई सबसे छोटी। और सार्थक बोलता है तो क्या होती है शब्द होती है। सार्थक इकाई कौन सी होती है हमारी शब्द होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है देखो, हमको पढ़ना है निम्न में से दंत्य वर्ण कौन सा है। निम्न में दंत्य वर्ण कौन सा है। तो दंत्य वर्ण देखना है इन चारों में कौन सा दंत्य वर्ण है। देखो दंत्य वर्ण की ट्रिक होती है याद करने की हमारी लिरत लसा नाम दंत्य। ये ट्रिक होती है हमारी दंत्य वर्ण को याद करने की। लिरत लसा नाम दंत्य। तो देखो कि कौन से आ जाएंगे लिरत लसा में। लिर आएगा, संस्कृत में आता है। तय वर्ग आएगा, तय वर्ग आएगा। और ल आएगा, ल के बाद क्या आएगा से आएगा, से सपेरा वाला। तो ये से क्या है दंत्य से है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दंत्य वर्ण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से दंत्य वर्ण पूछा था उसने, तो दंत्य वर्ण कौन सा होता लिरत लसा नाम दंत्य व्यंजन। लिरत लसा नाम दंत्य। तो लिरत लसा में क्या होता है से आता है। तो से क्या होता है हमारा दंत्य वर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा से वाला। तो ये क्या हमारा दंत्य वर्ण है। अगला प्रश्न है देखो, ये प्रश्न जो है हमारा स्टेनोग्राफर में आया हुआ है, स्टेनो वाले प्रश्न में। देखो क्वेश्चन नंबर है अगला 25। क्वेश्चन नंबर 25 इसमें क्या है निम्न में से अनुनासिक वर्ण पूछना चाह रहा है। अनुनासिक वर्ण कौन सा है। उसने पूछा है अनुनासिक वर्ण कौन सा है।